हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 में क्लास 10th के सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स के अर्धवार्षिक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन करें। तो कुछ प्रश्न हैं और हमें कुछ सही प्रश्नों का चयन करना है। पहला प्रश्न, निम्न परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है और ध्यान रखना, जब भी दशमलव प्रसार का प्रश्न आता है तो हमें हर के अभाज्य गुणनखंड चेक करने होते हैं। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात में है तब तो दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर 2 की घात और 5 की घात के अलावा हर का अभाज्य गुणनखंड में कोई और संख्या आ रही है तो फिर वो अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए करके देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने। तो इसका पहला ऑप्शन था 37/60। तो आपको हमेशा हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड मैं कर चुका हूँ। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड में ध्यान रखना, 37 को तो ऐसा कैसा लिखेंगे, लेकिन 60 की जगह पे लिखूंगा 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2, 3 एक बार आ रहा है तो खाली 3, और 5 भी एक बार आ रहा है तो 5। तो देखिए यहाँ पर मैं हर को चेक करूँगा, हर के अंदर 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। इसके अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाए, कोई अलग ही संख्या आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो फिर वो अशांत आवर्ती हो जाती है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। इसमें भी हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 का अभाज्य गुणनखंड हम कर चुके हैं। तो 2 यहाँ पर 3 बार आ रहा है तो 2 की घात 3 इंटू 3 एक बार आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी हम हर को देखते हैं तो हर के अंदर 2 की घात होनी चाहिए और 5 की घात। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, अगर कोई और संख्या आ जाती है तो फिर वो अशांत आवर्ती है। तो ये भी एक अशांत आवर्ती है, शांत दशमलव नहीं है। ऑप्शन सी को हम देखते हैं, 15/35। तो 35 के अभाज्य गुणनखंड 5 भी एक बार, 7 भी एक बार। तो बट्टे में मैंने लिख दिया 5 × 7। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि 5 का 15 में भाग जा रहा है तो मैंने भाग भी दे दिया, तो 3 बार भाग गया और नीचे सिर्फ 7 ही बचा है। यानी ना तो यहाँ पर 2 की घात है और ना ही यहाँ पे 5 की घात है, कोई अलग ही संख्या है। तो 2 की घात और 5 की घात के अलावा कोई संख्या होती है तो ये अशांत आवर्ती होता है। और चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो तीनों के तीनों अशांत आवर्ती है तो इनमें से शांत दशमलव है ही नहीं। तो इसका मतलब पहले का ऑप्शन राइट होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान होगा। इस प्रश्न के अंदर हम क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब होता है शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। फिर हम निकालेंगे अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल और बाद में दोनों को हम जोड़ देंगे। कैसे करना है इसको भी मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बने। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये हमारा बहुपद दे रखा है और इसके ठीक नीचे मैंने मानक बहुपद लिख दिया है। और मानक बहुपद की जब ऊपर वाले से तुलना करते हैं तो a बराबर 2 होता है, b बराबर -10 होता है और c बराबर 8 होता है। अब मैंने कहा था कि सबसे पहले शून्यकों का योग निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। ये माइनस फॉर्मूले का था, हमने ऐसा कैसा लिखा, b का मान -10 है और a का मान यहाँ पे 2 है। माइनस और माइनस का गुणा करने पे प्लस हो जाता है, 10 में 2 का भाग दिया तो 5। शून्यकों का योग यहाँ पे 5 आ गया। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो c का मान यहाँ पर 8 है, a का मान यहाँ पे 2 है, 8/2 4 बार भाग गया। और हमें मान किसका निकालना था, अल्फा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो 5 है और अल्फा बीटा का मान 4 है, तो इनको जोड़ना था, जोड़ के आंसर हो गया 9। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन स, 9। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक शानदार प्रश्न है। समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा यदि, तो देखिए इस यहाँ पर एक समीकरण है और इस समीकरण में k, तो k का मान क्या होना चाहिए यह हमें ध्यान रखना है। लेकिन प्रश्न में हिंट के लिए हमें दे रखा है हल अद्वितीय होगा। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि हल अद्वितीय कब होता है। तो इसकी कंडीशन हमें याद होनी चाहिए कि हल अद्वितीय तब होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2
B2। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि A1 बटा A2 क्या है। तो ध्यान रखना कि हमारा जो A1 और A2 होता है ये x का गुणांक होता है, यानी x के ठीक पास वाली संख्या। तो A1 बटा A2 हो जाएगा k बटा 6, और B1 बीटा B2 क्या होता है, वो y का गुणांक होता है। तो यहां से आएगा -1 बटा -2। फॉर्मूले हम मान रख देते हैं, A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान ये बराबर नहीं है, माइनस से माइनस कट गया, 6 का पक्षांतर किया, भाग में था, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो 6 एकम 6 और 2 का जब भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो k इज नॉट इक्वल टू 3। ये ध्यान रखना, अद्वितीय के लिए जो कंडीशन होती है उसमें बीच में चिन्ह होता है बराबर नहीं का। आप गलती से इस वाले ऑप्शन को टिक मत कर देना, यहाँ पे ऑप्शन होगा k इज नॉट इक्वल 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बिंदु -5 7 की y अक्ष से दूरी होगी। तो ये सीधा सा प्रश्न है, y अक्ष से दूरी पूछा है, तो y अक्ष से दूरी जब भी पूछे तो हमें x निर्देशांक को ही आंसर देना है। तो x निर्देशांक है -5। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं कि 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 है, तो x का मान होगा। तो ध्यान रखना, समांतर माध्य से प्रश्न आ गया है, और जब समांतर माध्य की मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, समांतर माध्य का यहाँ पे फॉर्मूला है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखिए समांतर माध्य यहाँ पर दे रखा है, समांतर माध्य यहाँ पे दे रखा है 9, तो समांतर माध्य की जगह लिख दिया 9। आंकड़ों का योग, तो आंकड़े यहाँ पर है 5 7 9 x, इनका योग, और बट्टे में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े यहाँ पे 4 हैं, 4 आंकड़े हैं, तो बट्टे में मैंने लिख दिया 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो 4 भाग में था, इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 4 9 में 36, 5 7 और 9 को जोड़ा तो 21। x का मान निकालना है, तो 21 का पक्षांतर कर दिया, माइनस में हो गया, और माइनस करने पे x बराबर 15 आ गया। ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट होगा। यहाँ पे x बराबर 15, यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 दे रखा है, एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो वैसे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए था कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पासे को जब भी उछालेंगे तो कुल 6 परिणाम आते हैं, और यहाँ पे सम संख्याएं कितनी होती है, तो 3 होती है। तो 3 बटा 6 कटा पिटा के ये हो जाएगा 1 बटा 2। चलिए इसके एक भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो देखिए कुल परिणाम 6 होंगे, कौन कौन से परिणाम होंगे, वो ये रहे। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब यह है कि प्रश्न में किसके बारे में पूछा है, प्रश्न में पूछा है सम संख्या के बारे में। सम संख्याएं पासे को जब फेंकते हैं तो 2 4 और 6 ही आएगी। तो ये 3 परिणाम हैं जो कि अनुकूल हैं। प्रायिकता के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और यहाँ पे अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 6, तो 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटे 2, ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य असत्य छाटिए। सत्य असत्य बताना है। तो ध्यान रखना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला देखिए, वृत्त का केंद्र व्यास को 1:2 में विभाजित करता है। तो ध्यान रखना, जो वृत्त का केंद्र होता है व्यास के बीचों बीच होता है। इसका मतलब केंद्र के दोनों तरफ के भाग बराबर होने चाहिए। जब वो भाग बराबर है तो उनका अनुपात भी यहाँ पर बराबर होना चाहिए, यानी कि अनुपात यहाँ पे अलग अलग है, 1:2, तो यानी कि ये असत्य होगा। ये तो एक सीधा सा फॉर्मूला है वर्ग चिन्ह का, तो बिल्कुल ये सत्य होगा। और अगला देखिए, ये गलत फॉर्मूला है। हमारे फॉर्मूले के अंदर प्लस की जगह यहाँ पे माइनस होता है, तो ये जो कथन है ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 की जब मैं बात करता हूँ तो 3 में रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। तो ध्यान रखना, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ये ध्यान रखना है।
अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होता है यदि रेखाएं परस्पर करती है। तो ध्यान रखना, कोई भी दो लाइन है उनका हल अद्वितीय तभी होगा जब वो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे अर्थात काटे, तभी उसका एक हल यानी अद्वितीय हल होगा। दो लंबवत निर्देशकों द्वारा विभाजित चार भागों को कहते हैं। हमारे जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो वहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है और वो जब भी एक दूसरे को काटेंगे तो वो चार भागों में बटेंगे, जिसे हम कहते हैं चतुर्थांश। ये ध्यान रखना है, कोई बड़े सिंपल से प्रश्न है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रश्न 4 की यहाँ पे हम बात करते हैं। प्रश्न 4 में लिखा है 120 के अभाज्य गुणनखंड। कोई बड़ी बात नहीं थी, 120 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हमने कर रखा है। 120 में 2 का भाग जाता है 60 बार, फिर 2 का भाग 30 बार, फिर 2 का भाग 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। यानी 120 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 2 3 बार आए तो 2 की घात 3, 3 एक बार आया और 5 भी एक बार आया। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगला प्रश्न है 5वां, बहुपद x² + 8x + 12 के शून्य को ज्ञात कीजिए। तो किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को हम 0 के बराबर लिखते हैं। और ध्यान रखना, हमें शून्य को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो x है, x वाले पद के हमें 2 टुकड़े करने होते हैं, ये ध्यान रखना। और टुकड़े हमें इस प्रकार से करने हैं कि योग करने पे 8x आ जाए और गुणा करने पे हमें 12 मिले। तो मैंने 2 टुकड़े किए 6 और 2, तो 6 और 2 का योग 8 होता है और 6 दूनी 12 होता है। ये ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले 2 पद से हम कॉमन लेंगे और पीछे वाले 2 पद से हम कॉमन लेंगे। तो ध्यान रखना है, इधर से कॉमन आएगा x, तो जब भी अब मैं यहाँ से x कॉमन लूंगा तो इधर x 2 बार था, 1 बाहर आ गया तो 1 अभी भी बचा है, और यहाँ से x चला गया तो 6 बच गया। अब इधर से हम कॉमन लेते, तो ध्यान रखना यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो जब 2 बाहर आ चुका है तो यहाँ पे x बचेगा प्लस, और ध्यान रखना 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 6 = 12, तो 2 तो बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया 6। x + 6 इधर भी है, x + 6 इधर भी, यानी x + 6 वापस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 2, तो x + 2 और यहाँ से आ जाएगा x + 6 = 0। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को 0 के बराबर लिखेंगे, फिर हम इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे। +2 का पक्षांतर करेंगे -2, +6 का पक्षांतर करेंगे -6, तो ये दोनों शून्य का आगे। बड़ी सिंपल से प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के समांतर होने की शर्त लिखें। तो समांतर होने की शर्त है a1/a2 = b1/b2 is not equal c1/c2। आगे ध्यान देते हैं, प्रश्न संख्या 7, बिंदुओं 5, -3 और 3, 1 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मैं इसको मान लूंगा x1 y1 और इसको मैं लिख दूंगा x2 y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो अभी मैंने बताया था कि x1 यहाँ पे है 5, तो x1 की जगह पे 5, x2 तो x2 यहाँ पे है 3, तो x2 की जगह पे 3, कॉमा फिर y1 की जगह पे -3, तो देखिए y1 की जगह पे -3 प्लस, और y2 की जगह पे 1, तो इधर y2 की जगह पे 1। अब देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 में 2 का भाग गया तो 4, -3 और प्लस अलग अलग चिन्ह है इसलिए घटाओगे, और घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, -2 में 2 का भाग गया -1 बार। तो ये आ गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में लिखा हुआ है, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो इसमें आपको फॉर्मूला ही लिखना है, और फॉर्मूला होता है a + σfd/f। ये हो गए अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में। प्रश्न था, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आगे करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। दर्शाइए 2 + √5 अपरिमेय संख्या है। तो पहली प्रश्नावली से प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पे ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी इस प्रकार का प्रश्न सिद्ध करिए कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। माना 2 + √5
परिमेय संख्या, उल्टा अपने को मानना है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये संख्या p बटा क्यू के रूप में होनी चाहिए, जहां पे p और q को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब मैं क्या करता हूं, यहां से √5 का मान निकालता हूं। तो √5 का मान निकालने के लिए 2 का पक्षांतर होगा और 2 माइनस में चला जाएगा। अब यहां पे ध्यान दें, p एक पूर्णांक, q एक पूर्णांक है, ये तो हमने मान ही लिया था, और 2 भी एक पूर्णांक है, तो p, q और 2 पूर्णांक है। अब आप ध्यान रखना, जब पूर्णांक वाली संख्याओं के अंदर हम भाग देते हैं, माइनस करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो हमेशा हमें परिमेय संख्या मिलती है। यानी कि ये सारे के सारे पूर्णांक है और इसके अंदर मैं भाग भी दे रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी ये परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा, अतः √5 परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ये मालूम है कि √5 वास्तव में अपरिमेय संख्या होती है। ये तो विरोधाभासी स्थिति हो गई। विरोधाभासी स्थिति इसलिए हो गई क्योंकि √5 परिमेय संख्या आ रही है इस लाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें पता है कि √5 वास्तव में अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभासी स्थिति है। तो विरोधाभासी स्थिति इसलिए है क्योंकि हमने जो माना था वो गलत माना था, और गलत मानने के कारण जो हमने माना था और गलत क्या माना था, हमने परिमेय संख्या माना था, यानी ये गलत है। तो वास्तव में ये परिमेय नहीं होकर के ये होगी अपरिमेय संख्या। अगले प्रश्न 10 प्रश्न की ओर आते हैं। 10वां प्रश्न है 420 एवं 130 के मध्य यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात कीजिए। HCF यानी मसब ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन विधि से। बड़ी सिंपल सा है, तो ध्यान रखना यूक्लिड विभाजन विधि क्या कहती है, A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे A का मतलब भाज्य होता है, B का मतलब भाजक होता है, Q का मतलब भागफल होता है और R का मतलब शेषफल होता है। तो दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 420 और दूसरी संख्या है 130। तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो 420 में मैंने 130 का भाग दिया 3 बार और यहाँ पे शेषफल आया 30। तो ध्यान रखना, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो ध्यान रखना, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे होता है A, यहाँ पे होता है वो है B, यहाँ पे होता है वो है Q और जो नीचे आता है वो है R। तो इसके अकॉर्डिंग जो A होगा वो 420 होगा, B होगा यहाँ पे 130 इनटू भागफल यहाँ पे 3 हो जाएगा और R यानी शेषफल यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो इतना करने के बाद अपने को ये लाइन लिखनी है, इसको सॉल्व नहीं करना, इसको बस लिखना है इसके अकॉर्डिंग। अब ये करने के बाद हम देखेंगे इसका शेषफल। शेषफल अगर 0 आ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन 0 नहीं आया तो अब मैं क्या करूँगा, 130 इधर लिख देंगे और 30 का भाग दूंगा। तो 30 का भाग 4 बार गया और यहाँ पे 10। शेषफल अभी भी 0 नहीं आया, लेकिन अब हम इसको वापस लिखेंगे। तो अभी अभी बताया था, ये A होगा, ये B होगा, ये Q होगा और ये R होगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 130 बराबर 30 इंटू 4 प्लस 10। A की जगह 130, B की जगह 30, Q की जगह 4 और R की जगह 10। शेषफल अभी भी 0 नहीं आए तो वापस वही काम करूंगा। इस बार 30 को अंदर लिख देंगे, 10 को बाहर लिख देंगे। अब 10 का भाग देंगे 3 बार, शेषफल 0 आ गया। यानी अब अपने को आगे भाग देने की जरूरत नहीं, भाग नहीं देंगे, लेकिन इसको इस प्रकार से तो लिखना ही है। तो ये है A, ये है B, ये है Q और R है 0। तो हम लिखेंगे A की जगह पे 30, B की जगह पे 10, Q की जगह पे 3 और R की जगह पे 0। शेषफल 0 आ गया, आगे नहीं जाना। अब शेषफल किसके कारण 0 आया था, 10 के कारण 0 आया था, इसलिए HCF यहाँ पे होगा 10। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, यदि बहुपद के शून्यक ज्ञात करो, बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंधों के सत्यता की जांच करनी। एक बहुपद है, उसके तो पहले शून्यक ज्ञात करेंगे और शून्यकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यक हमने अभी अभी निकाला था, अभी अभी निकालना आपको बताया था कि ये बहुपद है। अब देखिए शून्यक कैसे ज्ञात करना। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, x² का गुणांक 5 है और
अचर पद इनका रफ कॉपी में गुणा करके देख लेंगे तो इनका गुणा आता है 20, ये रफ कॉपी में, और ये अपने को ध्यान रखना है। तो अब बीच वाली संख्या के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर -12 आ जाए और गुणा करने पे 20, ये कंडीशन है, यही अपने को यूज करनी होगी। तो -12 के दो टुकड़े, एक तो -10 और दूसरा -2, -10 -2 -12 होता है, और इनका गुणा करके देख लो, देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 10 दूनी यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो बिल्कुल यही टुकड़े होंगे। तो -12x की जगह पे -10x -2x, इन दोनों से कॉमन लेते हैं, 5x कॉमन आएगा और इन दोनों से 2 कॉमन आएगा। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस बाहर है, तो जब कोष्टक के बाहर माइनस आ जाता है तो अंदर वाले चिन्ह आपको बदल देने हैं। तो यहाँ पर तो x आएगा, 4 को देखिए 2 × 2 लिख सकते, तो 1 2 तो बाहर गया, 1 2 अंदर है। यहाँ पर भी देखो एक तो 5 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो 5 तो बाहर आ गया, x इधर 2 थे, 1 बाहर आया लेकिन 1 अभी भी है। 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 2, 5 दूनी 10, तो 2 बाहर चला, 5 बाहर चला गया तो 2 अभी भी है। x -2 x -2 दोनों कोष्टक एक जैसे, ये मैंने लिख दिया x -2, यहाँ से 5x आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा। पहले इस वाले को 0 के बराबर, फिर इस वाले को 0 के बराबर, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 5 भाग में चला जाएगा, यहाँ पे -2 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ये पहला शून्यक आ गया, ये दूसरा शून्यक। पहले शून्यक को नाम दे दिया अल्फा, दूसरे शून्यक को मैंने नाम दे दिया बीटा। ये तो शून्यक आ गए। अब सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच के लिए हमारे पास फॉर्मूला है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा है 2/5 प्लस बीटा यहाँ पर 2 है, माइनस का माइनस। अब b क्या है, तो अभी बताया था हमारा मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c। तो b की जगह पे आएगा -12 और a की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो मैं 1 ले लेता हूँ, और वो तिरछा गुणा वाला तरीका यूज कर सकते हैं लसअप लेने में। 2 एकम 2, ये 2, और 5 दूनी 10, ये 10, और बट्टे में 5 एकम 5 बराबर, ये देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, तो 12/5, तो ये 12/5 बराबर 12/5, ये जांच हो गई। एक और हम जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान हमने 2/5 निकाला था, और यहाँ पे हमने बीटा का मान 2 निकाला, तो इन दोनों का गुणनफल हमने कर दिया c। तो अभी बताया था मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण होता है ax² + bx + c। तो यहाँ पे a है, ये b है और ये c है, तो हमारे फॉर्मूले में क्या चाहिए, c/a। तो c यहाँ पे 4 है और a यहाँ पे 5 है, तो 4/5, और देखिए 2 × 2 4/5 बराबर 4/5, यानी सत्यता की जांच यहाँ पे हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। और 12 यहाँ पे क्या कह रहा है, रेखिक समीकरण युग्म 2 रेखिक समीकरण है का हल संगत है या असंगत। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इनका हल संगत है या फिर असंगत, और यदि संगत है तो हमें इसका हल भी ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं इस प्रश्न को भी। तो देखिए हमारे पास 2 समीकरण है, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। संगत या असंगत की पहचान करने के लिए हम पहले a1/a2 निकालेंगे। a1 a2 क्या होता है, x का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब 1/1। अब निकालेंगे b1/b2। b1/b2 होता है y का गुणांक, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे b1 है +1 और b2 है -1, तो 1/-1। अब देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये शर्त होती है अद्वितीय हल होने की। अद्वितीय हल होने का मतलब है इसका हल संगत है। अब संगत है तो हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों लिख दिए। यहाँ पर हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि में देखिए +y और -y ये तो कट जाएंगे, x और x यहाँ पे हो जाएगा 2x, 10 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 14, 2 भाग में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 7, ही x का मान आ गया। अब x के मान को आप चाहो तो समीकरण 1 में रखो, चाहो तो समीकरण 2 में। मैंने रख दिया समीकरण 1 में x की जगह 7, 7 + y = 10, 7 का पक्षांतर किया तो y = 10 - 7, तो y = 3 आ गया। ये जो मेथड था ये विलोपन विधि है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, यदि बिंदु 7 - 2, 5 1 तथा 3 4 संरेखीय हो तो 3 के संरेखीय हो तो के का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे संरेखीय वाली, और हमें पता है संरेखीय की कंडीशन में
त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, उस कंडीशन को हम यूज करें, क्योंकि अगर तीनों बिंदु एक लाइन में होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 0 होगा। तो मैं उसी फॉर्मूले को यूज करूंगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, और त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं तीनों पॉइंटों को पहले मैंने लिख लिया है। इस पॉइंट को नाम दिया x1 y1, इस पॉइंट को नाम दिया x2 y2 और इस पॉइंट को नाम दिया x3 y3। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। इन सबके हम मान रख देते हैं। मान रखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे ये माइनस फॉर्मूले के कारण आया और y1 की जगह पे हमने -2 तो ब्रैकेट में लिखना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब मैं इसको आगे बताता हूं। यहाँ पे क्या किया, देखिए 1/2 गुणा में था, तो जब 2 को हम यहाँ पे भेजेंगे, 2 भाग में था, तो जब 2 यहाँ पे जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 का 0 से गुणा होने पे 0 हो जाएगा, और 1 का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये ब्रैकेट आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1/2 यहाँ से हट गया, 2 का पक्षांतर करने पे 0 के साथ गुणा हो गया, और 1 का मैंने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने पे वापस ये ब्रैकेट आ गया। अब देखिए 7 एकम 7 होता है, 7 का k से गुणा करने पर -7k, प्लस 5 का 5k, माइनस माइनस प्लस 2, प्लस 3, -2 और -1 हो जाता है -3। इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए ये तो ऐसा कैसा रहा, 5 को k से गुणा करने पे 5k, और 5 का 2 से गुणा करने पर 10, प्लस 3 का -3 से गुणा करने पर प्लस, और माइनस का गुणा माइनस, और 3 3 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 7k प्लस का 5k, अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे 2k, और जब घटाते समय जो चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या का आता है, इसलिए -2k। 7 और 10 17, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, प्लस 8 का पक्षांतर करेंगे -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा, और k का मान यहाँ पे आ जाएगा 4। थोड़ा सिंपल सा ही प्रश्न था, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 5 और -2 9 से समदूरस्थ हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न को भी। तो हमें एक पॉइंट ज्ञात करना है जो x अक्ष पर है। तो अब ध्यान हमें यह रखना है कि अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक होंगे x, 0। तो ये इस पॉइंट के निर्देशांक है, और मैंने इस पॉइंट को मान लिया कि वो पॉइंट है x0। तो ये पॉइंट इन दोनों से सम दूरी पर है, समान दूरी पर है। पॉइंट O बिंदु P और Q से समान दूरी पर है, तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं OP इक्वल टू OQ। अब यहां पे मैं दूरी सूत्र का प्रयोग करूंगा। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है D इक्वल √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ओपी निकालने के लिए अंडर रूट आपको इतना ध्यान रखना है, x में से x घटा दो, y में से y घटा दो, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल। अब हम निकालेंगे OQ, तो x में से माइनस करेंगे -2 को, x में से माइनस किया -2 को, और 0 में से माइनस किया 9 को। अब यहां पे क्या होगा, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से ये होगा कि जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। तो अंडर रूट हट गया, हमने यहां पे क्या किया, मैं इधर लिख देता हूं वर्ग करने पर। अब वर्ग करने से क्या होगा कि ये रूट हट जाएगा। अब रूट हटने के बाद यही बचता है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना है यहां पे सर्वसमीका लगी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यूज किया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करने पे हमें ये मिलेगा। स्क्वायर करने पे माइनस हट जाता है और 5 का स्क्वायर 25 होगा। यहां पर सर्वसमीका हमने यूज करी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो हमें ये मिलेगा, और स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस में बदल जाता है, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। ध्यान रखना अगर बराबर के आगे और बराबर के पीछे एक जैसी संख्याएं होती है तो वो कट जाता है। ध्यान रखना चिन्ह भी एक जैसे होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कट गया। ये माइनस का 4x, इस प्लस के 4x को आगे ले लिया, ये भी माइनस का हो जाएगा। ये 25 को इधर ले लिया तो 25 माइनस का हो गया। तो -4x और -4x माइनस का 8x, 81 में से 25 गया 56, -8 का पक्षांतर करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा। भाग देने पे आंसर आ जाएगा -7। अतः वो जो बिंदु था, वो पॉइंट था, वो पॉइंट हमने क्या माना था, x, 0। तो वो जो पॉइंट हो जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा x, 0, और x का मान यहाँ पे -7, 0। कोई बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं है, प्रश्न बिल्कुल भी यहाँ पे ये
सरल से प्रश्न है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न बारंबारता बंटन सारणी को से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी में रूपांतरित करें। यानी अपने को अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी बनानी है। तो अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी बिल्कुल भी कठिन सी बात नहीं। यहाँ पे वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो वर्ग और बारंबारता सारणी तो ऐसी की ऐसी लिख देंगे। आपको कुछ नहीं करना, एक कॉलम ऐड करना है और उस कॉलम का नाम है CF। CF को ही हम कहते हैं संचयी बारंबारता। अब ये संचयी बारंबारता का कॉलम हमने यहां पर ऐड कर दिया है। अब इस कॉलम के अंदर क्या करना होता है, ध्यान रखना कि दो प्रकार से ये सारणी बन सकती है। एक बनती है अधिक प्रकार की और एक बनती है कम प्रकार की। यहां पर हम बना रहे हैं अधिक प्रकार की। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, अधिक प्रकार की में क्या होता है। अधिक प्रकार की में आपको यहां पे बनता, देखिए एक कॉलम मैंने यहां पे कम बनाया है, एक कॉलम यहां पे कम है, वो एक कॉलम और वो कौन सा कम था वो मैं आपको बता देता हूं। इस सेकंड नंबर के कॉलम में हम लिखते 15 से अधिक, फिर हम लिखते 20 से अधिक, फिर हम लिखते 25 से अधिक, फिर हम लिखते 30 से अधिक और फिर हम लिखते 35 से अधिक। वो ध्यान रखना, वो एक कॉलम मैंने यहां पे नहीं बनाया है, वो आपको बनाना है, ठीक है ना, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। अब अधिक प्रकार के अंदर हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या है। जब मैं बात करता हूं 15 से अधिक, तो उसमें ये सब के सब जुड़ जाएंगे, ये सब उससे नीचे वाले सारे ऐड होंगे। तो 15 से अधिक यहां पे हो जाएगा 50। जब मैं बात करता हूं 20 से अधिक, तो उसमें 11, 15, 7 और 8 जुड़ेंगे तो आएगा 41। 25 से अधिक में आएगा 15 + 7 + 8 तो हो गया 30। और 30 से अधिक में आएगा 7 और 8 और 35 से अधिक में आएगा खाली 8। तो बस ये एक सारणी बनानी थी और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन सारणी का समांतर माध्य 7.7 है, तो f का मान ज्ञात करना है। हमें f का मान ज्ञात करना है, इस वाले f का मान, और हमें समांतर माध्य दे रखा है, तो कुछ भी नहीं करना है। हम जैसे समांतर माध्य निकालते थे ठीक वैसे ही करेंगे। तो देखिए वर्ग अंतराल मैंने प्रश्न से देख के लिख लिया है, बारंबारता जिसको हम f कहते हैं वो भी हमने क्वेश्चन से देख के लिख लिया है। अब हम मध्य मान निकालते हैं, x निकालते हैं। मध्य मान निकालने का तरीका बताया था, 0 और 2 को जोड़ोगे फिर आधा करोगे तो 1 आया, 2 और 4 को जोड़ोगे फिर 2 का भाग दोगे 3 आएगा, 4 और 6 को जोड़ोगे फिर 2 का भाग दोगे 5। तो इस प्रकार से आपको मध्य मान निकालना है। मध्य मान निकालने के बाद समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो हम निकालेंगे fx, f हमें मालूम है, x हमें मालूम है, इनका मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। ध्यान रखना 7 और f का जो मल्टीप्लाई होगा वो आएगा 7f। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा fx निकालेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे। ध्यान रखना 44, 63, 5, 6 और 1 को जोड़ देंगे, और इसको हम नहीं जोड़ पाएंगे तो हम लिखेंगे प्लस का 7f। इसी प्रकार से 1, 2, 1, 7 और 4 को जोड़ देंगे और प्लस में लिख देंगे f। यह हमारा फॉर्मूला होता है। प्रश्न के अंदर माध्य दिया हुआ था, सिग्मा fx हमने यहां से ले लिया और सिग्मा f हमने यहां से ले लिया, तो यहां पे हमने मान रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, 15 + f भाग में है, इसका पक्षांतर करेंगे। 15 + f भाग में है तो पक्षांतर करने पे गुणा में आ जाएगा। 7.7 का गुणा 15 से भी होगा और f से भी होगा। इन दोनों का गुणा करने पे ये आया और f से गुणा करने पे ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस f का इधर ले लेते हैं, तो प्लस का f था इधर आके माइनस में बदल जाएगा। 115.5 प्लस का था उसको उस तरफ ले लेंगे तो प्लस का ये भी माइनस में हो जाएगा। 7.7f में से 7f जाएगा तो 0.7f, और इन दोनों को माइनस करने पे 3.5। 0.7 गुणा में है, इधर आके पॉइंट में हो जाएगा। और ध्यान रखना इसमें पॉइंट 1 अंक के बाद है, इसमें भी पॉइंट 1 अंक के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट आप हटा सकते हो। तो 35 में 7 का भाग 5 बार, तो ये बारंबारता आ गई। बहुत ही सरल से प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17वें प्रश्न में लिखा हुआ है, लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बोर्ड परीक्षा में भी आने लायक है। अब मैं बात करता हूं लीप वर्ष की बात, तो आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष के अंदर
366 दिन होते हैं। और ध्यान रखना 366 दिन का यहाँ पे मतलब हो गया 52 सप्ताह और 2 दिन। अब ध्यान दीजिए, आप सबको पता है 52 सप्ताह में 52 रविवार तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है 2 दिनों के लेकर। अब आप देखिए 2 दिनों में वार कैसे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि 2 दिन है। तो देखिए 2 दिनों में ऐसा हो सकता है सोम मंगल आ जाए, हो सकता है कि मंगलवार बुधवार आ जाए, हो सकता है कि बुध गुरु आ जाए, हो सकता है कि गुरुवार शुक्रवार आ जाए, हो सकता है शुक्रवार शनिवार आ जाए, हो सकता है शनिवार रविवार आ जाए, और ये भी हो सकता है कि रविवार सोमवार। तो ये कंडीशन बन सकती है 2 दिनों की। तो यहां पे जब 2 दिनों की टोटल कंडीशन देखिए, 52 रविवार को लेकर हमारे पास कोई दिक्कत की बात नहीं है, 52 रविवार तो आने ही आने हैं। समस्या हमारे पास है इन 2 दिनों को लेकर के। तो जब मैं इन 2 दिनों की बात करता हूं तो यहां पे कुल 7 परिणाम बनेंगे। देखिए आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे कुल परिणाम बनेंगे 7। अब बात करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा था। प्रश्न में हमें प्रायिकता निकालनी है 52 रविवार आने की। ध्यान रखना 52 रविवार आने की। अब मैं आप इस चीज को थोड़ा सा ढंग से देखें। देखिए आप लोग यहां पे देखना कि 52 रविवार हमें यहां पे मिल चुके हैं, यहां पर हमें 52 रविवार मिल चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आगे के 2 दिनों के अंदर रविवार नहीं आना चाहिए। अगर रविवार आ जाता है तो 53 रविवार हो जाएंगे। इसका मतलब यह है, इसका मतलब 52 रविवार तो मिल गए ना, और हमें प्रायिकता भी 52 रविवार की निकालनी है। तो आगे के 2 दिनों में रविवार नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें रविवार नहीं है, इसमें रविवार नहीं है, इसमें रविवार नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें रविवार है और इसमें भी रविवार है। मान लो कि आपके 52 रविवार तो मिल रहे हैं, लेकिन आगे के 2 दिनों में ये आ जाता है, तो ध्यान रखना 52 की जगह 53 हो जाएंगे। 52 रविवार तो है ही, एक रविवार और जुड़ जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि 52 रविवार हमें मिल चुके हैं, और प्रायिकता भी हमें 52 रविवार की निकालनी। तो 52 तो मिल गए ना, तो आगे रविवार नहीं आना चाहिए। तो इसमें नहीं आ रहा है, जिन जिन में नहीं आ रहा है, तो कितने में नहीं आ रहा है? 5 में। तो इसलिए यहां पे अनुकूल परिणाम 5 हो जाएगा। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 5/7। यही इसका आंसर। बड़ा सिंपल सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या आगे ध्यान रखते हैं 18वें प्रश्न पे। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता पहला हुकुम का पत्ता। तो देखिए 52 पत्तों की यानी कुल परिणाम इधर 52 है, क्योंकि टोटल 52 पत्ते हैं। अब पहले प्रश्न की बात करते हैं, तो पहले प्रश्न में बात कर रहा है हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। तो पहले प्रश्न में अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 13। तो प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल बटे कुल, 13/52, 13 के पहाड़े से कट जाएगा, 1/4। यही इसका आंसर है। बड़ा सरल सा प्रश्न था। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं तस्वीर वाले पत्ता, तो ध्यान रखना तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12। इसका मतलब सेकंड प्रश्न में अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 12। फॉर्मूला होता है अनुकूल बटा कुल, तो 12/52, 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 × 12 और 13 × 4 52, 3/13। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे ध्यान देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, बहुपद के 2 शून्यक हैं तो शेष सभी, यहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये बहुलक नहीं है, ये है शून्यक। हमें शून्यक ज्ञात करने, तो ध्यान रखना ये बहुपद है और बहुपद के 2 शून्यक दे रखे हैं, बचे हुए शून्यक हमें निकालने हैं। ध्यान रखना अधिकतम घात 4 है, तो यहाँ पे 4 शून्यक होंगे, जिसमें से 2 दे रखे हैं। और ध्यान रखना शून्यक का मतलब होता है x का मान। x के 2 मान दे रखे हैं, तो देखिए x के क्या क्या मान दे रखे हैं? x बराबर √2 और x बराबर -√2, दोनों शून्यक दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे? इनका पक्षांतर करेंगे। ये प्लस की संख्या इधर आके माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस की संख्या इधर आके प्लस हो जाएगी। तो देखिए ये एक बहुपद बन गया, ये एक बहुपद बन गया। जब मैं इन दोनों का गुणा करूंगा, सुनाइए थोड़ा ढंग से देखें, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इससे बनने वाला बहुपद, इन दोनों के गुणा करने से बनने वाला इन दोनों के गुणा करने से जो बहुपद बनेगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। शॉर्ट रूप से मैं इतनी सी बात बता रहा हूं, ये एक शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है। आप इन दोनों का पक्षांतर करेंगे, एक बहुपद बनेगा, उनका गुणा करोगे, और जो बहुपद आएगा उस बहुपद का इसमें क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। और भाग देने पर जो भागफल आएगा, उस भागफल के हम गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात कर लेंगे। देखिए जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे x -√2
और x प्लस रूट 2 का मैंने यहाँ पे गुणा किया है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुपद बन गया। और इस बहुपद का इस वाले बहुपद के अंदर हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। मैं इस भाग को स्किप कर रहा हूँ, अभी नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसमें भाग दूंगा तो ये भागफल आएगा और इस भागफल का हम गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात कर लेंगे। और गुणनखंड विधि से शून्यक का एक प्रश्न मैं आपको पहले ही अभी समझा चुका हूँ। तो ठीक उसी मेथड से यहाँ पे मैंने दोनों शून्यक निकाल लिए, तो शेष शून्यक आया 1/2 और 1। ये मैं आपको समझा चुका हूँ अभी, तो उसी चीज़ को मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आगे हम ध्यान रखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल। ये समीकरण है और इसको हम आलेखीय विधि से हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम इसके लिए सारणी बनाएंगे। ये हमारा पहला समीकरण, ये सेकंड समीकरण। पहले समीकरण में x की जगह 0 रखेंगे तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस y का प्लस y, तो y बराबर यहाँ पे 8 आ गया। तो x का मान 0, y बराबर 8, ये मैंने रख दिया। अब y बराबर 0 रखने पर y की जगह 0 रखेंगे तो इधर बचेगा 2x, तो 2x बराबर 8, 2 बट्टे में जाएगा, x बराबर 4, तो x 4 और y 0, सारणी बन गई। इधर देखिए x की जगह 0 रखेंगे तो -y बराबर 1। अब ध्यान रखना माइनस वाई बराबर 1 है, तो माइनस का गुणा करने पर माइनस तो प्लस में बदल जाएगा और प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो y बराबर -1, x बराबर 0। y की जगह 0 रखेंगे, x माइनस 0 बराबर 1, तो x बराबर 1। ये सारणी बन गई है। अब इन सारणी की सहायता से हम क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे। ध्यान रखना यहाँ पे आपको पैमाना लिखना है, इधर यहाँ पे लिखा नहीं है। तो पैमाना x अक्ष पर भी होगा, y अक्ष पर भी होगा, और यहाँ पे जो पैमाना लिया है देख लो, एक एक संख्या का गैप है, तो 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ये इधर भी लिखोगे, और 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ये पैमाना यहाँ पर भी रहेगा। तो मैं इसको अभी स्किप में ले रहा हूँ। जब हम इस प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे तो मैं इस ग्राफ को भी समझाने वाला हूँ कि ये ग्राफ कैसे बनाना है, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड के अंदर आने वाला है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बंटन सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, सारणी वही है। बहुलक के अंदर ध्यान रखना है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं F1, उससे ऊपर वाले को कहते हैं F0 और इससे नीचे वाले को कहते हैं F2। F1 के सामने वाला होता है बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को ही हम कहते हैं L, और इनके बीच का जो अंतर है उसको हम कहते हैं H। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हमने मान रखा, और सॉल्व करने पे देखिए यहाँ पे मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 40 में 6 का भाग दे दोगे, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसको 10 में जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको खुद को सॉल्व कर सकते हो, तो आपको खुद को कर लेना है। अब आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। हमने यहाँ पर क्लास 10th के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चला रखी है। यहाँ पे कुछ प्रश्न वीडियो बहुत ही लंबा होने के कारण मैंने स्किप किए हैं और समझाए भी नहीं है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि ये आपको बहुत ही फायदा भी देने वाला है, और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा समय भी वेस्ट किया है। तो वेस्ट तो नहीं किया है ना, आपको फ़ायदा मिलने वाला होगा, लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी इस वीडियो से समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करके बताएं, ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।